number 2, option number B. So when you will do the scoring, which is here calculating your score, so it is written 2B. That means question number 2B पे आपने कितने स्कोर दिए हैं, कितने मार्क्स दिए हैं. फिर 1A होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 के A ऑप्शन में आपने कितना स्कोर किया है वो आपको लिखना है. कैलकुलेटिंग योर स्कोर. अगर किसी को टेस्ट अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रही प्लीज ये जो मैन विल हेल्प. If there is any question which you are not able to understand, please feel free to ask. अगर कम है तो 4 3 2 1 5 होना चाहिए. टोटल 5 होना चाहिए. अगर आपको लगता है ए में ज़्यादा पैटेज है तो ए को 4 दो, बी को मतलब जो भी रेशो तो, और आप ए को 5 दे सकते हैं. यदि बी ज़्यादा रिलेटिव है तो ए को 0. सेल्फ डिस्क्लोजर ये वाली शीट पे आपने स्कोर कैलकुलेट किया होगा. अब जो चार्ट है सॉलिसिट्स फीडबैक, मान लीजिए किसी का सॉलिसिट्स फीडबैक में आया है 20, तो आप ऊपर 20 देख के यहाँ से लेकर नीचे लाइन खींच देंगे एकदम सीधे. 20 ऊपर देखना है और नीचे एकदम सीध में लाइन खींच देंगे. यस, स्ट्रेट लाइन. अगर 35 है सिमिलरली 35 ऊपर, 32 है तो 30 और 35 के बीच में लाइन खींचेगा, नीचे तक जाएगी. टॉप एक्सिस पे उसको मार्क कर लें. देखिए आपका स्कोर अच्छा यूएस के लिए. इसमें स्कोर टोटल कैसे कर लेंगे? जैसे स्कोर है आपका है 2B यहाँ लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में B को आपने कितना स्कोर किया है. 1A है तो क्वेश्चन नंबर 1 में A को कितना स्कोर किया है. और सिमिलरली लेफ्ट वाला भी ऐसे ही करना है. जितना भी आपका स्कोर आया है लेफ्ट में, आप लेफ्ट से राइट को एक लाइन खींच देंगे. सेल्फ डिस्क्लोजर वाला स्कोर. Willingness to self-disclose gives feedback.
गेज जो हम इतना स्पेस नहीं, उनका बोर्ड गेज जो हम इतना स्पेस नहीं। Please not quick. प्लीज थोड़ा सा जल्दी कीजिए। Done? चार्ट ओपन कर लीजिए। आई वुड लाइक टू सी योर चार्ट प्रोग्राम। So how are you when it comes to opening with people and talking to them? How are you when it comes to talking to people and expressing your needs and telling what you really need and when it comes to expressing emotions? Are you an open thinker? You are? So you don't believe in expressing a lot, you keep things to yourself, is it? जब बर्नआउट हो जाएगा उसके बाद Alright. So you can see there are 4 sections. Chart में 4 sections हैं. Open, blind, hidden and unknown. This is your personality. 4 तरीके के आपके सेक्शन से आपकी पर्सनालिटी में आपका ओपन एरिया जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। आपका सबसे बड़ा है। That talks about you are an open book. You don't keep things to yourself. जो भी needs होती हैं, जो भी requirements होती हैं, जो भी emotions होती हैं, जो भी expressions होते हैं, you believe in expressing. You don't keep it to yourself. आप उसको कोलेट करके अपने पास नहीं रखते कि किसी दिन बहुत भर जाएगा उसके बाद बात करेंगे. So open area is the area of your conscious self which talks about your attitude, your behavior, your motivation, your values and your way of life. तो ये जितना बड़ा होगा इसका मतलब है आपके और लोगों के बीच में बड़ा अच्छा सामंजस्य है. मतलब जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो इजीली एक्सप्रेस हो जाता है. अगर मैं काइंड हूँ तो लोगों को भी लगता है मैं काइंड हूँ. ऐसा नहीं है कि मुझे तो लगता है कि मैं काइंड हूँ लेकिन लोगों को लगता है शी इज़ वेरी रूड. तो यू आर वेल एक्सप्रेसिव. तो सामंजस्य है, वेरी वेल बैलेंस्ड. ठीक है. तो आपको जो लगता है वही आपके आसपास के लोगों को भी लगता है. उनको भी ऐसा लगता है कि आप काइंड. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जो ब्लाइंड वाला सेक्शन है ये वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता लोगों को पता है. ठीक है. तो आपका ब्लाइंड और हिडन वाला वो सेक्शन है जो आपको पता है पर लोगों को नहीं पता. हिडन है, आपने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया, बताया ही नहीं. तो ब्लाइंड और हिडन जो है वो कम होना चाहिए, अननोन भी कम होना चाहिए. आपका ओपन एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए. मतलब लोग आप जैसे पोर्ट्रे करना चाहते हैं, आप जैसे हैं वैसा ही लोगों को महसूस भी होना चाहिए. ये अभी एक पार्ट ऑफ सेक्शन है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी. बट इट्स अ वंडरफुल टेस्ट. मैंने रोहित जी के साथ एक शीट शेयर करी है, वो आपको ग्रुप में उन्होंने शेयर कर दी होगी. अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप कल प्लीज़ विदाउट एनी मिस, क्योंकि आज आधा घंटा पे फॉर्म फिल करने में लग गया. ये आपको घर पे करना था बट स्टिल परसों दिया था. मैंने डिलीवर मिला हुआ था परसों. नहीं मैंने आपको दे दिया था. कोई बात नहीं. अभी ये और एक बार मैं पहले बता दिया ये वाला नहीं तो मैं बोलता हूँ वो तो मैं तो आपने फर्स्ट टू कंप्लीट बना ली राइट. सो इसके लिए कल का कोई भी होमवर्क को तो जाने से पहले एक बार बता दिया. ठीक है. तो कल आपको MBI करना है कंप्लीट. अगर आपने नहीं किया है तो उसकी स्कोरिंग बता देती हूँ कैसे करना है.
जो ये बर्नआउट सेल्फ टेस्ट था, बर्नआउट सेल्फ टेस्ट, इसको कैसे स्कोर करना है? फर्स्ट वाला सेक्शन है, जैसे सेक्शन ए, पहली शीट। यस यस। आपने उसको फिल किया था सर, उसके बाद आपके पास ही था। मैं उसको डिस्कस कर रहे थे। If not, तो सेक्शन ए को कैसे आपको फिल करना है? मान लीजिए लेवल में आपके 3 हैं, 3 टिक किए हैं आपने, 0 0 0, 3 आ गए, तो आपको 0 ही स्कोर करना है, ठीक है? क्योंकि 0 वाले सेक्शन में है तो चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 0 ही आएगा। फिर जो है दूसरे वाले में अ फ्यू टाइम्स पर ईयर, उसमें 1 है ना, ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो जितने भी आपने टिक किए हैं वो 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा, टोटल आएगा 4 5 6 व्हाटएवर इट इज। फिर जो है वंस अ मंथ, तो उसका 2 है, तो आपको जितने भी आपने किए हैं 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके आपको टोटल करना है, ठीक है? फिर अब फ्यू टाइम्स पर मंथ, तो उसका टोटल, उसका जो डिस्प्ले स्कोर है दैट इज 3। तो जितने भी आपने फिल किए हैं उसमें 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे आपको फिल करना है, और लास्ट में इन सब का टोटल करके और लिखना है, जैसे 0 + 4 + 2 + व्हाटएवर इट इज नीचे, वो टोटल करके आपको लिख देना है MBI, ठीक है? और इसमें आपका डिस्प्ले स्कोर भी है, लास्ट में सारा डेमोन्स्ट्रेटेड है, क्या स्कोर है क्या नहीं है। बट इफ यू स्टिल फील एनी क्लैरिटी इज नीडेड, वी विल डिस्कस इट टुमारो। MBI जो हारिस विंडो जो अब तक आपने किया है, इसका ग्राफ तक आपने यहाँ तक ग्राफ तो भर लिया होगा। इसके बाद आपको पता करना है आपको ओपन, ब्लाइंड, हिडन और अननोन एरिया कितना है। ये भी सेल्फ डेमोन्स्ट्रेटिंग है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अब जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है वो आपको क्या करना है, रोहित जी ने आपके साथ ग्रुप में एक शीट शेयर की होगी जिसमें कुछ एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है? आपको इसमें से 15 एडजेक्टिव्स जो आपको सबसे ज़्यादा डिफाइन करते हैं वो सिलेक्ट करके आपको इस शीट के पीछे लिख के आने का। 15 एडजेक्टिव्स जो आपको अच्छे से डिफाइन करते हैं, जो आपके साथ ज़्यादातर रिलेटेबल है, वो शीट जो रोहित जी ने आपको ग्रुप में भेजी है उसमें से रेफर करना है। वो ये आपको कल करके आना है, तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ग्राफ आप सबका बन गया होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि ओपन एरिया हमारा बहुत बड़ा, ओपन एरिया मतलब जो हम हैं और जो लोगों को लगता है हम हैं वो कॉमन ही होना चाहिए, नहीं तो हम ड्यूअलिटी क्रिएट करते हैं, नेचर में भी, सोसाइटी में भी और अपनी फैमिली में भी। तो जो हम अंदर से हैं वही अगर बता पाएंगे तो बर्नआउट फील नहीं करेंगे। ऐसा डिफिकल्टी हो जाती है कि हम अंदर से तो हमें लगता है कि वी आर वेरी कम्युनिकेटिव, पर सामने वाले को लगता है यू डोंट कम्युनिकेट योर थिंग्स। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को लगता है, मुझे कुछ और लगता है, उनको कुछ और लगता है, तो हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव? डेफिनेटली देयर बी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए हमें ड्यूअलिटी से वननेस पे आना पड़ेगा। सो ओपन एरिया आपका सबसे बड़ा होना चाहिए, सारी चीज़ें हम ओपन एरिया में डालते जाएंगे, जो हम कल समझेंगे। कल के लिए आपकी ये 15 ट्रेड्स आपको हैं लिख के आने हैं शीट के पीछे, ठीक है जी? एनी डाउट सो फार? हाँ, नेक्स्ट जब भी सेशन होगा 21 को होगा नेक्स्ट सेशन। Are we all good? Are we all sorted? Are we good? Stop loading. This one? Yes. कल हमने समझा था कि कैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन है या पॉजिटिव फीलिंग है, तो हम
how differently do we behave? Our body language also behaves differently. Obviously, when we are happy and obviously when we are sad, our body language will not behave similarly. Our body language will have different expressions. तो हमने देखा था हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ चेंज हो जाता है. आप अभी नोटिस भी करके देखिएगा. विल डू दिस एक्टिविटी कि आप लेट्स डू इट. तो आप पेयर्स में डिवाइड हो जाइए. आप और मैम, आप दोनों पेयर्स में, आप दोनों, ठीक है, आप दोनों पेयर्स, आप दोनों, किसी का पेयर नहीं बनना आप यहाँ पे कोई बैठे. आई विल मेक द पेयर नो प्रॉब्लम. तो एक मिनट में देख लूँ. आप दोनों को इन दोनों का हो गया ना, सौरभ चोपड़ा जी और रेणु जी का हो. एकदम ठीक है सर. आप दोनों हो जाएंगे. ठीक है, आप उधर शिफ्ट हो सकते हैं. आप दोनों, ठीक है. और अब आपको करना क्या है, जो लेफ्ट वाले आपके पार्टिसिपेंट हैं, लेफ्ट वाले पार्टिसिपेंट एक इवेंट सोचेंगे जब वो बहुत 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 ज़्यादा दुखी थे. वेरी सैड एंड ही वाज फाइंडिंग हिमसेल्फ टू बी हेल्पलेस. तो आप उनको सिर्फ सोचने दीजिएगा. वो बोलेंगे आपसे कुछ भी नहीं, सिर्फ सोचेंगे और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. तो पहले लेफ्ट वाला, राइट वाला ऑब्जर्व करेगा, मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन बताएगा. फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग पैटर्न, बहुत सटल एक्सप्रेशंस आप देखने की कोशिश कीजिएगा. बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर्स, ये सब आप देखेंगे. यस. और दूसरा आदमी क्या करेंगे? अभी तो दूसरे आदमी को ऑब्जर्व करें. आपके फेशियल एक्सप्रेशन को ऐसी बन रहा था पहले तो बहुत आपको सोचना है, आपको ऑब्जर्व करना है. आपको सोचना है, आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. आपको सोचना है और आपको ऑब्जर्व करना है. You will think, you will observe. yes You will think, you will observe. so you will think You will think, you will observe. Think about sadness. Sad moment. You will think, you will observe. You will think, you will observe. सीख चुका हूँ सब कुछ यार. You will think, you will ये सब ऐसा observe. मैं एक्सप्रेशन बदल के सैड हो जाऊंगा. एक्सप्रेशन बदल के सैड हो जाऊंगा. कर लेना. अच्छा, बहुत देर कोई बात नहीं. तो हाथ लगा यार दो जगह हाथ लगा आप पेयर्स में डिवाइड कर लीजिए. अब देखिए. नाउ साइलेंस प्लीज. Now you have to think about when you were very sad. Try to open your eyes. ठीक है. Eyes close नहीं करना है. आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है और जो सामने वाला ऑब्जर्व करेगा ना, आप उनके आई क्यूज भी देखेंगे. आई क्यूज मतलब आई मूवमेंट. लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, अप टू डाउन जा रहा है, डाउन टू अप जा रहा है. आपको फेशियल एक्सप्रेशंस देखने हैं. आईज में डलनेस ऑब्जर्व करनी है. बॉडी लैंग्वेज देखना है. सटल एक्सप्रेशंस देखिएगा जो अब तक हमने कभी नहीं देखे और हम बहुत इग्नोर करते हैं. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. हम बचपन से हाईली ऑब्जर्वेंट होते हैं, पर विद टाइम एंड विद कंडीशनिंग हम ये चीज़ें देखना बंद कर देते हैं. तो आप प्लीज़ एक्टिव होकर आज हाईली ऑब्जर्वेंट होके उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए. और जो सामने वाले इंसान है, जो सोचने वाले हैं, थिंक ऑफ अ मोमेंट. नाउ स्टार्ट थिंकिंग व्हेन आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू. थिंक ऑफ अ मोमेंट व्हेन यू आर वेरी सैड. Just look at the person. Eyes नहीं close करनी आपको. The moment when you were extremely sad and you were highly disappointed. नहीं हो पाएगा. मैम ये मैम सर बोल रहे हैं, सौरभ सर बोल रहे हैं कि जब तक आई क्लोज नहीं करेंगे मैं सोच नहीं पाऊंगा. यार पूरा नहीं याद आई नहीं से बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअली ऑब्जर्वेशन में. हमने लोगों की, आपने आई रीडर्स देखे होंगे, आंखें देखकर पहचान जाते हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में. तो हम एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं कर पाते. तो थोड़ा सा आप सेटल डाउन होने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू बी अ लिटिल सीरियस. चाहे आप उनको फेस टू फेस ना देखिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट मत रखिए.
But try to think of a day when you were very sad. और दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन लिखता रहेगा, ठीक है? आप लिखते रहिएगा फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आई मूवमेंट्स कैसी हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट होने की कोशिश कीजिए। I think I'm observing actually. Be highly observant. चाहे आप ऊपर देखिए, लेफ्ट राइट कहीं भी देखिए, बस try to get into that zone. You are very sad about this event, quite disappointed. So disappointed that you did not even like that place at all and the conversation at all. Look at the place you are sitting in or you are standing in. And try to think of the moment when you are extremely, the peak of the moment when you are extremely sad. You are extremely sad about the things which have happened. And you really want to do something about it, but you find yourself to be really helpless. Try to hear the sounds which you were hearing back then. And try to see all the people who were available there on that particular day. Try to feel the misery and pain what you were feeling back then. I'm sure it was really painful to witness such incidents and events. I'm sure it was very heavy for you to witness all these things. Such a difficult time, difficult moment. दिमाग लैंड है आपको याद ही नहीं आ रहा है ठीक वहाँ पे हमें 2 more minutes and we are done with this activity. Observe and write down the observations. कोशिश कर रहे थे मोमेंट में रिसीव होता है पूरे मेरे को भी देते शायद मेरे को भी देते इतनी सी शायद बिस्किट बोलते इस बात को दुखी तो नहीं इतनी सी चटनी के साथ अपनी बड़ी चटनी कैसे खाऊं मैं तो दुखी हो गई दोबारा ऑब्जर्व करना है उनको और बाकी ये जो दूसरे इंसान भी हैं जो ऑब्जेक्ट है आप प्लीज गेट इनटू कंट्रोल। आप 2-3 मिनट ले लीजिए 2-3 मिनट ले लीजिए रिलैक्स योरसेल्फ चेंज होगा ना टेक 5 deep breaths ठीक है ना वही खुश होना deep breath ले लीजिए यस deep breath ले लीजिए
वही दिखाया जो मैंने इनको दिखाया, जो मैंने कहा था बताइए कोई करेंगे। मतलब आप क्लैरिटी नहीं क्रिएट करें, आप जैसे ही वैसे ही दुनिया में आपको परसीव करना। There is no gap. क्वेश्चन से कितना होता है वो देखिए। आपका अच्छा वही सकता है, आप क्या नहीं एक में कम अब चाय पीते पीते ही let's begin the second part of this activity. Now visualize the day when you were the happiest. शादी वाले दिन तो खुश होंगे ना, याद करो मुझे। सीक्वेंस पहले वही सोच रहा था मैं। ऑब्जर्वर ही रहेंगे और जो विजुलाइज करेंगे वो विजुलाइज ही करेंगे। ये एक्टिविटी आप बाद में करेंगे, ऑपोजिट दूसरा मतलब आप ऑर्डर चेंज करके बाद में करेंगे, इसमें टाइम बच जाएगा बहुत। चलो, बी हैप्पी। तो नाउ डू द एक्टिविटी विद द हैप्पीएस्ट डे व्हेन यू वर द हैप्पीएस्ट। पहले तो सोच लीजिए कौन सा दिन आप डिसाइड करने वाले हैं। जिस दिन बेबी हुआ होगा उस दिन बहुत खुश रहे होंगे, जिस दिन न्यूज़ मिली उस दिन खुश रहे होंगे। कोई दिन ऐसे याद होता है। सोच लीजिए और अब उस दिन में जाइए और ट्राई टू सी द प्लेस वेयर यू वर। कहाँ थे आप उस दिन, किस जगह पर थे आप उस दिन। क्या कर रहे थे आप उस दिन, क्या पहना था, याद करने की कोशिश कीजिए। व्हाट वर यू वेयरिंग, सी इफ यू कैन रिकॉल। दूसरा इंसान जो ऑब्जर्व करेगा, डिफरेंस पता करने की कोशिश करेगा फेशियल एक्सप्रेशंस पे, ब्रीथिंग वेयर देयर इज एनी, आईज, आई क्यूज, एवरीथिंग, हैंड जेस्चर्स, लुक एट एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। ये आपकी सेंसरी एक्टिविटी को शार्प करेगा। तो देखिए क्या पहना हुआ था आपने, कहाँ थे आप, कौन कौन लोग थे आपके साथ, क्यों ये इतना हैप्पी डे था आपके लिए, क्या स्पेशल था इस दिन के बारे में। क्या आवाजें आ रही थी आपको, कौन कौन था वहां पर, क्या कह रहे हैं सब लोग। कोई स्मेल आ रही थी उस जगह पर, कोई फ्रेग्रेंस एसोसिएटेड है तो प्लीज ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। टेम्परेचर क्या था उस वक्त, कौन सा मौसम था, कौन सा महीना चल रहा था, व्हाट वाज द वेदर लाइक। जो लोग थे उनके चेहरे देखने की कोशिश कीजिए, सभी खुश थे या सिर्फ आप खुश थे।
I'm sure ये आपके लिए बहुत स्पेशल दिन रहा होगा, काफ़ी स्पेशल रहा होगा। कैसा फील कर रहे थे आप? क्या ये सबसे अच्छा दिन था आपका? क्या आप मिस करते हैं ऐसे? ओके, ऑल सेट, डन। क्या ऑब्जर्वेशन रही आपकी? क्या ऑब्जर्वेशन? सेम ऑब्जर्वेशन है जो जब ये सैड था जब पुष्पा करने की है सैड वही सैड आप लोग फर्क ही दिखा सेम ही वाज सेम नो मोमेंट एंड डीप ब्रेथ्स दैट्स इट दोनों चेंज में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ करते ये गीता के साथ विजिट करके मुझे सैड वही है I found तो आपके दिमाग में कुछ है, आप प्रेशराइज कर रहे थे बेसिकली मैंने थिंक जब सोचते हो ना तो आप कुछ ऑब्जेक्ट से खेलते हो, ठीक है। जब कुछ सोचते हो आप प्रेशराइज कर रहे थे अपने आप को, तो रिकॉल दैट मोमेंट पर आप करने का हैंड मूवमेंट्स करके आप ऑब्जेक्ट से खेलते हो। उसके अलावा मूवमेंट्स आप इधर उधर बहुत मे बी यहाँ पर नहीं करने से सोच के तो आप इधर भी देखोगे उधर, तो ये सिर्फ सोचने का, क्योंकि आप सुखी और दुखी तक तो पहुँचे ही नहीं। और हाँ थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, थोड़ी सी तेज होती है ब्रीदिंग, बहुत ही लाइट। तो उससे पहले वाले दिन जो थे वो अच्छे थे, उसके बाद वाले दिन ये आपको सेक्शन है, मोटिवेशन एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? दुख हो रहे थे ये आपका और ऐसे हो ही नहीं सकता कभी आप नहीं आ रहे नहीं सही कि मैं आगे नहीं किया बस स्कोर का 0 तो स्कोर तो 0 ही हुआ ना, ऐसे ऐसे यहाँ एक तुम लिखो ना, एक 3 0 को 0 से जोड़ो तो कितना है? बहुत ही एक छोटा सा प्लीज नाम और हाइट कर दोगे। मैंने अभी सबसे नहीं पूछा है, पर आपने अब तक जो भी लिखा है ज़्यादातर लोगों ने, वो आपने अपनी इंटरप्रिटेशन लिखी है कि वो दुखी थे, वो कुछ सोच रहे थे, वो उस बारे में विजुअलाइज कर रहे थे, वो ऐसा हो रहा था, फिर उनकी ऐसी, ये सब मैंने नहीं कहा। मैंने कहा आपको सिर्फ जो दिख रहा है वो देखो, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं देखो। ऐसे हमारे रियलिटीज़ डिस्टॉर्ट होती है कि वो बहुत सैड दिख रहे थे। कैसे सैड दिख रहे थे? आपको मुझे बताना पड़ेगा कि चीक बोन कैसी थी, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि फोरहेड कैसा था, आपको मुझे बताना पड़ेगा आईब्रोज चढ़ी हुई थी, एक मिनट सर, आईब्रोज चढ़ी हुई थी या फिर झुकी हुई थी या अग्रेसिव, ये आपको मुझे फेस देख के बताना पड़ेगा, हैंड्स देख के बताना पड़ेगा कि बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि ऐसी थी। आप मुझे इंटरप्रेट करके कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है? कि वो बहुत दुखी लग रहे थे। कैसे दुखी लग रहे थे? आपने कैसे पता किया कि वो दुखी लग रहे थे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो सैड इवेंट है, इसलिए आपने ये बोल दिया कि वो दुखी लग रहे थे। दुखी कैसे लग रहे थे ये आपको बताना पड़ेगा। हम सब बारीकियों में नहीं जाते चीज़ों की, हम ऊपर ऊपर से देख के परसीव कर लेते कि वो दुखी है। हमें एक्चुअली देखना पड़ेगा कि उनका पैटर्न कैसा होता है जब वो दुखी होते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि
मैंने देखा कई लोगों को खांसी हुई जब उन्होंने सैड मोमेंट सोचा। एक साइड इसका ये है कि आपके थ्रोट में वो इमोशन आज भी चोक्ड है, स्टोर्ड है। हमारी बॉडी लैंग्वेज में वो इमोशन स्टोर्ड होते हैं। कई इमोशंस हमारे स्टमक में स्टोर्ड हैं। कई लोगों को एक एज के बाद स्टमक इश्यूज होने लगते हैं क्योंकि इतना कुछ स्टोर किया हुआ होता है हमने स्टमक में। कई लोगों को चेस्ट में इश्यूज होते हैं, स्टोर्ड इमोशंस। थ्रोट में मैंने देखा कई लोग खांसने लगे, जैसे ही मैंने सैड मोमेंट के बारे में बोला। थ्रोट में चोक्ड है, आप चोक फील कर रहे थे, यू वर फीलिंग लाइक क्राइंग, यू वर फीलिंग लाइक एक्सप्रेसिंग। आपको जैसे किसी ने गला दबा दिया हो कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे, या ये मोमेंट आप क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो समझिए कि आपकी बॉडी का आपके इमोशन से बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसकी बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। देयर इज अ बुक कॉल्ड यू कैन हील योर लाइफ। आप लिखिए इसको और आप इसको प्लीज रेफर कीजिएगा। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। ये किताब आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट इमोशंस कैसे स्टोर होते हैं उसके बारे में बताएंगी। आपके यू कैन हील योर लाइफ लुइस हे, लुइस एल हे। तो आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड डिफरेंट इमोशंस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑब्जर्व करेंगे किसी को भी, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे जो आपको दिखा रहे हैं वो नहीं जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका परसेप्शन रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है और हमें वो बिल्कुल नहीं करना। वही अब तक हम करते आ रहे हैं कि आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो सैड है, वो रोने जैसा उनको फील हो रहा है। कैसे फील हो रहा है मुझे बारीकियां बताइए। आपने क्या देखा फेस पर, फेशियल एक्सप्रेशन, चीक बोन कैसी थी, अगेन मसल्स टाइटन थे कि रिलैक्स थे, लिप्स कैसे थे, लिप्स का कर्व कैसा आ रहा था, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स और स्ट्रेट। ठीक है, वो आप आराम से बारीकियों से देखेंगे। हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेटिकुलसली बारीकी के साथ आप मुझे वो चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो कल हम दोबारा ये एक्टिविटी करेंगे, लेकिन आपको हाईली ऑब्जर्वेंट होना है, आपको परसेप्शंस नहीं बनाना। ठीक है, इज दैट क्लियर? और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज भी दूसरे इंसान जो कि वो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, आप भी देखिए कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मूवमेंट दे रहा था। जैसे मैं कभी भी कुछ सैड मोमेंट के बारे में सोचती हूँ तो मेरा स्टमक जो है, गट जो है वो ब्रेन ऑफ द इमोशनल बॉडी होता है। तो आपका गट जो है वो हमेशा आपसे बात करेगा। कुछ लोग कहते हैं ना गट फीलिंग, तो गट मतलब आपका इमोशन सबसे ज़्यादा आपको गट में फील होता है। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेना चाहेंगे, आपका गट आपको ज़रूर बताएगा कि गड़बड़ हो गई, ये नहीं करना। तो आप अपनी बॉडी को, और हमारी बॉडी इंट्यूटिव होती है, हम बाय बर्थ इंट्यूटिव है। तो हम ब्रेन को तो यूज़ करते ही हैं, इमोशंस को तो करते ही हैं, पर इंट्यूशंस को भी कर सकते हैं बाय लुकिंग एट योर बॉडीज। आप कहीं जाते होंगे, किसी के साथ मिलते होंगे, तो आप देखते होंगे कि अचानक आपकी बॉडी जो है बड़ी रिजिड हो गई, टाइट हो गई। और जब आप अपने लव्ड वंस के साथ बैठते हैं तो बड़े ओपनली बैठते हैं, ऐसे हाथ फैला के। जैसे बच्चा होता है ना, व्हेन द बेबी इज बॉर्न, वो हाथ फैला के ही इज बॉर्न। धीरे धीरे हम क्लोज करते जाते हैं और हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है। बच्चा ऐसा पैदा नहीं होता, बच्चा ऐसा पैदा होता है, खुला। तो आपके इमोशंस धीरे धीरे ऐसे स्टोर्ड होते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते, जिनके साथ आप इमोशनली अलाइन फील नहीं करते। तो आप चेक करेंगे कि क्यों मैं इमोशनली अलाइन फील नहीं कर रहा, ऐसा क्या हो गया जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर उसको फिक्स करेंगे। कल हमने बात करी थी वैल्यूज़ की, कल हमने ट्रिगर्स की बात करी थी। अब हमने बात तो करी ट्रिगर्स की। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ट्रिगर्स पता चल गया, अब आप फिक्स कैसे करेंगे? आप तो पूछ रहे थे कि पता तो चल गया, आप फिक्स कैसे करें? तो आप बताइए। आप बताइए कि जब आप ट्रिगर्स फील करते हैं तो अब आप उसको फिक्स कैसे करेंगे? मेरा ट्रिगर मान लीजिए ये है कि मैं पंक्चुअल अगर लोग नहीं होते तो मुझे बिल्कुल ख़राब लगता है, मैं शायद डांट ही देती हूँ या चिल्ला ही देती हूँ। तो हाउ डू आई फिक्स इट? मेडिटेशन। उस वक्त जब अच्छा आइडिया है, वेरी गुड आइडिया, देयर इज नथिंग टू लाफ। पर आप मुझे ये बताइए कि अभी जैसे मैं मीटिंग में हूँ, जैसे आपने बोला था ना कि थोड़ी देर 5 मिनट बैठ के कुछ और सोचने लग जाएगी तो इमोशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, ये आपके लिए काम करेगा? ठीक है, वंडरफुल, ये आपके लिए काम करेगा। ठीक है, बाकियों के लिए क्या काम करेगा? दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल देके कि वो टाइम पे आ रहे हैं और आप ऐसा करके उनसे आप सीखें। तो आपको बोल के आप ठीक फील करेंगे ना? जब कोई लेट आ रहा है तो आपको लगता है कि आप बोल देंगे तो उसके बाद यू फील बेटर। तो हाउ वुड यू से इट?
क्योंकि बोलने के लिए आपको बहुत असर्टिव होना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में तो आप ऐसे टॉन्ट नहीं मार सकते, सरकास्टिक नहीं हो सकते। सो हाउ वुड यू से दैट? बताइए आपके लिए कैसे काम करेगा? आप कैसे ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं? आप बहुत गुस्सा आ रहा है आपको कि लेट आए सब लोग, तो हाउ वुड यू मैनेज इट? ये आपका ट्रिगर है ना? जो भी टाइम है, ऑफिस टाइम जो भी है, उससे हम खुद जो है आधा घंटा या 20 मिनट पहले आके वो उनका मैं वेलकम समझ करने गई। के लिए। ठीक है, पंक्चुअलिटी है, समझ गई। अब मान लीजिए कोई लेट आ गया, अब आपको बहुत ही गुस्सा आ गया, तो हाउ विल यू मैनेज इट? यस, मैम हमारी टाउन मीटिंग होती है हर 3-4 मास के अंदर, तो एक मीटिंग में हमने ये किया, कोई भी अगर लेट आया तो वी ऑल स्टार्ट क्लैपिंग। ये आपके लिए काम कर रहे हैं? यस, ओके, तो ये आपका बर्नआउट से निकलने का आपका तरीका है, ये सिर्फ आपका है सर। ये किसी और के लिए काम करेगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो ये I'm talking about myself. एब्सोल्युटली नाउ ऑनवर्ड्स हमें जो भी चीज़ करनी है वो सिर्फ अपने लिए करनी है। दूसरों के लिए क्या चलेगा ये हमें नहीं गैस करना, ठीक है? हमें सिर्फ ये पता करना है कि मेरे साथ क्या काम करेगा। अगर कोई लेट आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू अबाउट इट? सो यू विल नॉट टॉक इन ग्रुप्स कि हम ऐसा करेंगे, आप बोलेंगे मैं ऐसा करूँगा, ठीक है? यस सर, आप कुछ बता रहे थे और उसके बाद आप ही जो अभी बता रहे थे ना सर, आपकी नहीं, एक्चुअली रिप्लाई नहीं मिला, रिप्लाई नहीं बोली। नहीं मिला, नहीं सोच रहा था लेकिन सोच नहीं पाया। सोचिए, आप अपना ट्रिगर को फिक्स करने का स्ट्रैटेजी मुझे बताइए, क्योंकि हमें ये फिक्स करना है ना। गुस्सा आ रहा है, पंक्चुअलिटी नहीं है, तो अब मुझे कैसे मैनेज करना है, ठीक है? तो और गुस्सा आ रहा है तो उसको पहले गुस्से को कैसे मैनेज करना है वो बताइएगा, क्योंकि गुस्सा तो आएगा, इमोशंस आएंगे ही। तो धीरे धीरे आप गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, फिर आप सामने वाले को कैसे कन्वे करना है वो समझेंगे। तो आप धीरे धीरे बताइए। यस सर, आप कैसे क्या करेंगे? मैम जब पहले हम सब लेट जाते हैं तो जैसे वो इंटर करता है पहले ही हम उसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। हम मतलब कौन कौन? मैं Yes. सेट आई विल डू इट। आप करेंगे ना? ठीक है। यस मैम, आप क्या करेंगे? आपकी वैल्यू क्या है बाय द वे, कल हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो कोई डिसऑनेस्ट हो रहा है आपके साथ और आपको बहुत गुस्सा आया, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, ठीक है। सर आप क्या करेंगे? ठीक है। आपको लगता है यू विल फील गुड, आपको ऐसे ठीक लगेगा? आप क्या करेंगे? लिविंग आने वाला मेरा इशू नहीं है कि मैं खुद बहुत देर होता हूँ गुस्सा नहीं आता, मैं कर नहीं सकता, लाइफ में यही वाला इशू नहीं। यह तो आप पावर बताया था, जो आपने पावर है, तो इसका में क्या मतलब? जैसे कोई डोमिनेट, जिसकी पावर एक वैल्यू होती है, वो डोमिनेटर फील कंफर्टेबल नहीं होता, अगर उसको डोमिनेट करेंगे। तो आई डोंट नो, आई जस्ट मतलब जहाँ मैं मेरी वैल्यू नहीं ऐड होगी, मैं बोलना बंद। यू थिंक दिस वर्क्स फॉर यू? सर आप क्या करेंगे? आप जैसे मेरे जो ट्रिगर पॉइंट है इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ एंगर शो करना चाहिए वहाँ पे प्रॉब्लम अरे नहीं तो मैं डिस्टेंस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर पब्लिक की बात करें, मुझे पता है मैनिपुलेटर, तो व्हाट आई फॉलो इज कि जो मुझे पता है किसी ने कुछ गलत किया तो आई नो व्हाट यू हैव डन, बता नॉट रेटिंग आउट। बाकी सब लोग भी अपनी स्ट्रेटजी सीखेंगे कि आपके वैल्यूज अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है? अब एक और चीज़ समझिए, आप जब भी आपके पास एंगर आता है, गुड दैट यू स्टार्ट अब ये क्यों हुआ आपको पता है? हमारे लोगों के साथ इमोशंस अटैच हो जाते हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस के साथ हमारी बॉडी सेम चीज़ की मैकेनिकल मतलब
एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। बचपन में मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन आप बोल दीजिए, मुझे बोल दीजिए। आई एम ऑल इयर्स। आई अंडरस्टैंड। तो आप अगर एक वॉक करके आना चाहें या एक क्विक बात कर दी तो तो आपके साथ ये काम करेगा कि जब भी आप गुस्से में होंगे तो आप एक बार बात कर लेंगे तो यू फील बेटर। गुड एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। ओके सो देखिए हमारी एक्सपीरियंसेस आपने देखा होगा कि बचपन में एक कोई तो स्मेल होगी जिसके साथ आपका बड़ा राब्ता होगा, कोई तो स्मेल होगी। मेरे साथ ना निमा सोप आता था ना, निमा सोप एंड सिंथॉल, वो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। मुझे बचपन याद आ जाता है मैं जब भी सिंथॉल की स्मेल एक्सपीरियंस करती हूँ। आप याद कीजिए कौन सी स्मेल है, कोई मिठाई की हो सकती है, कोई चॉकलेट की हो सकती है, घर के फ्लावर्स की हो सकती है, रोजेस, केसर। तो ये जब भी आप स्मेल करते हैं ना तो आपको कोई अच्छी मेमोरी आ जाती है। आगे यार कोई दादाजी का स्कूल होता था कि जब स्टार्ट होता था पेट्रोल की नहीं वैसे ही सच है। बाकी लोगों बट दैट्स अ स्वीट मेमोरी। आप थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। यस बाकी लोगों को कोई स्मेल शू पॉलिश और सिंथॉल। सिंथॉल वेरी गुड। यस मैम बेसिकली जब हम गांव जाते थे तो दादी तो जब बारिश आती है उसके बाद मिट्टी की जमीन खुशबू को, आती है। yes, तो वो मिट्टी की स्मेल जो आती थी और उसको वो चूल्हे से बनाते थे तो वो बहुत बड़ी अच्छी स्मेल आती वो तो मूड बूस्ट कर देते हैं I like, since my childhood, I like the smell of mud only, the earth I would say. जो पहली बारिश होती है वो बचपन से अभी तक न्यू कार सीट्स ओके उसमें एक अलग स्मेल होती है, वो गाड़ी शोरूम से निकल के आती है ना कार फैन। सो यस नई गाड़ी का लवली। यस मैम। वाओ देखिए मतलब दैट इज समथिंग व्हिच यू दैट मदरहुड इज अ स्पेशल एलिमेंट यू नो। और देखिए कैसे इट इज एसोसिएटेड। यस स्मेल मैम मतलब ऐसे ही पर्टिकुलर हमारे जो सिस्टर प्लेसेस हैं वहाँ जाते हैं जो टूरिस्टिक एंगल्स हैं वो भी हैं, चूल्हे पे खाना बनता है उसकी तो वो वाइब भी चेंज करती है। स्मेल सर आपके लिए खेत की अलग से खुशबू वो अगर कहीं से निकल गए परफेक्ट गुड। आपके बस बरसात की बात रोहित जी आप बताएं। स्मेल भी लगेगा। वो भी स्कूटर वाला भी अच्छा था। स्कूटर वाला आपका था। ओके केरोसिन तो स्मेल का ऐसा कुछ नहीं है बट नहीं आप याद करेंगे तो कोई स्मेल आएगी आप याद कीजिए एल्बम में। यस आपका तो आपने घी निकालते थे एक से इसको ठीक है। यस पहली बरसात वंडरफुल। आफ्टर की लोशन आता है ओल्ड स्पाइस। ओके हाँ ओल्ड स्पाइस। तो जब छोटा था तो पापा वही यूज़ करता था, आज भी डेली वही यूज़ करता है। अच्छा उसके साथ आपका एक रिलेशनशिप हो गया। यस जो बारिश के बाद मैम आप बहुत सारी है वैसे तो, पर एक शू पॉलिश या सिंथॉल हाँ। और बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू होती है लवली बारिश। यस जी मैम एक्चुअली दही को जब फ्रीज करते हैं हमारे यहाँ क्या होता है गांव में, दही को बहुत अच्छी तरह उतले पे उसको उबालते हैं। जब वो रेड व्यू में चला जाता है इसके बाद उसमें डालते हैं कुछ मतलब दही का कुछ पॉइंट्स डालते हैं तो दही मिल जाती है बिल्कुल रेड, मतलब उसका कलर जो रेड में आता है। फिर उसको मम्मा क्या करती थी मतलब अच्छे से मिला उसको, देती हाँ, थी। वो करने के बाद उसमें से जो मक्खन निकलता था तो मक्खन जो जब बाहर निकलता था उस वक्त में उसका जो उस समय तो रोटी पे रख के जब खाते थे तो वो यस
मैं चली गई उस रूम में। Yes. जो कैरोसिन स्मेल की वजह से लाइट चली जाती है तो डीजे लगते हैं कैरोसिन। क्या बात है? उस टाइम पर जो फ्री टाइम मिलता था वो स्मेल आपको Yes. चोरी चोरी जो हाथ से बटी हुई अभी आप बैठे हो ये तो बहुत सारी स्मेल आपको याद आ जाएगी। मैंगो पाई और वो यार वो रेड वाली याद है पान का आ गया पसंद उसके अंदर जो इलायची की तरफ से प्लस हमारे के ज़माने में एक लैक्टो आती थी लैक्टो कलामाइन अगर आपको मेरा सेंटर फ्रेश चमने के बाद इसके बाद वो तो ओसवाल साबुन की स्मेल बहुत अच्छी लगती है जबकि कोई स्मेल नहीं होती इसमें वो जब से घिसते तो अच्छी स्मेल लगती है। तो आपने नोटिस किया ये आप कोशिश कीजिएगा आज जब वो स्मेल ले सकें तो आप दोबारा उस मेमोरी में चले जाएंगे एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। तो 5 सेंसेस जो आपकी हैं मैं तैयार हूँ। बड़ी महंगी स्मेल आती है सर को दो बार सोचना पड़ेगा आपको। अरे एक महीने बाद सीट कवर चेंज कर नई गाड़ी की स्मेल बोली मैंने। नया वर्टिकल ले सकते हैं सर वो ट्रायल भी ले सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए शादी शादियां भेज देता हूँ। तो क्या होता है कि आपके 5 सेंसेस जो हैं वो मेमोरीज को एक्वायर कर लेती हैं, मेमोरीज को घोल के पी लेती हैं। तो कभी कभी जब आप इरिटेटेड भी फील करते होंगे किसी इंसान से तो उसकी स्मेल से आपको इरिटेशन हो जाएगी। मान लीजिए कि जिमी चू अगर कोई परफ्यूम यूज़ करता है और वो बंदे के साथ भी बहुत अच्छी वाइब नहीं है उस बंदे के साथ, तो व्हेनेवर आई विल यूज़ या मैं टेस्ट करने के लिए जाऊंगी तो मुझे वो स्मेल पसंद ही नहीं आएगी क्योंकि उस स्मेल के साथ मेरी एक खराब मेमोरी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आप सेंसेस 5 सेंसेस जो हैं चाहे वो साउंड हो चाहे वो आईज हो विजुअल्स हो आपके विजुअल्स से कभी कभी आपको अच्छे नहीं लगते अगर किसी इंसान के साथ बहुत अच्छा वाइब नहीं होता। तो अगर बहुत अच्छा वाइब होता है जैसे आपके फेवरेट ह्यूमन बीइंग आपके जो बिलवड हैं उन्होंने ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन पहना है जो आपको कभी अच्छा नहीं लगता पर उन्होंने पहना है आपको अचानक ही अच्छा लग गया, उसके बाद आपका ग्रे और वाइट फेवरेट ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है जब आप किसी के साथ भी विजुअल्स में अटैच होते हैं आपके इमोशंस अटैच होते हैं तो वो आपकी मेमोरी में आ जाते हैं और एवरी टाइम यू विल सी इट यू विल रिकॉल एंड यू विल रीलिव दोज मोमेंट्स। तो आप ये चेक करने की कोशिश कीजिएगा कि किसी इंसान के साथ कोई इमोशन चिपक तो नहीं गया सेंसेस में, उसको वॉश करने की कोशिश कीजिएगा ऐसे जैसे धोबी के पास कितना भी गंदा कपड़ा चाहे वो धो के सुखा के उसको वाइप कर देते हैं। तो आज आप चेक करने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप उस इंसान उस इवेंट के बारे में सोचते हैं तो आपकी 5 सेंसेस क्या क्या फील करती हैं, आपकी स्किन पर विजुअल्स, आपके पास क्या साउंड्स आती हैं, आपके पास क्या स्मेल आती है और आप कैसा फील करते हैं। कुछ खाया अगर होता है, कभी कभी ऐसा भी देखा होगा आपने कि आपको बचपन की कोई चीज़ खिला दी जाए तो आप आंखें बंद करके खाते हैं और आपको सीधे वही मेमोरी याद आती है, टेस्ट बाद में याद आता है, पहले वो मेमोरी ये तो मैंने कभी खाया हुआ है। आप ये नहीं कहते क्या है, आप बोले ये तो मैंने खाया हुआ है, ये वो मिठाई है, ये तो मम्मी बनाती थी, है ना। तो आपकी सेंसेस में मेमोरीज और इमोशंस ऐसे स्टोर होते हैं तो लोगों के साथ भी ऐसे चिपक जाते हैं, तो आपको इमोशंस हमेशा अपनी मेमोरी से खींच के बाहर निकालने पड़ते हैं। दैट्स हाउ यू गेट रिड ऑफ इट। ठीक है, तो आज से अगेन कल वाली जो हमने एक्सरसाइज की थी कि सारी चीज़ों को ऐसे देखिएगा जैसे पहली बार देख रहे हैं, बात भी ऐसे कीजिएगा जैसे सर ने अभी बात करी और उन्होंने कहा कि बड़ा एंगर आते हैं ना, क्योंकि वो नाम देखते ही गुस्सा आ जाता है, वो नाम देखते ही गुस्सा आ जाते हैं। पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि खराब मेमोरी एसोसिएट हो गई है ना उसके साथ।
तो वो नाम देखते ही गुस्सा आ जाता है. तो यू ट्राई टू फिगर आउट कि इसको पहली बार एक और अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं क्या, कैन वी गिव हिम अनदर अपॉर्चुनिटी. ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू विल फाइंड दैट थिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट. अब ट्रिगर की जब हमने बात करी थी तो मैंने आप सबसे पूछा था, अब ये बात भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रिगर जो है वो पहली बार में ट्रिगर नहीं बनता. एंगर जो है वो एंगर अपने आप में पहली बार में एंगर नहीं आता. ऐसा नहीं होता कि मैंने चाय गिरा दी और आपको गुस्सा आ गया, आपने थप्पड़ी मार दिया पहली बार. ऐसा नहीं होगा. पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार गुस्सा आएगा आपको कि ये क्या लगा रखा है, रोज कैसे तुम्हारी चाय ढूंढ रही है. पहली बार में गुस्सा नहीं आएगा. पहली बार में आप हमेशा सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे. अगर मुझसे भी यहाँ पे चाय गिर गई तो आप मुझे डांटेंगे नहीं. दूसरी बार भी गिर गई, तीसरी बार भी गिर गई तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे. पांचवी बार आपको लगेगा ये तुम्हारा रोज क्या चल रहा है, चाय कैसे गिर जाती है तुमसे, और पांचवी बार गुस्सा आएगा. तो जब भी आपके ट्रिगर्स, आपकी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं तो वो सबसे पहले आपको अनईजीनेस देगी बॉडी में. उसके बाद आप रेस्टलेस होंगे दूसरी बार में. तीसरी बार में आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा. चौथी बार में एंगर. पांचवी बार में अग्रेशन. पांचवी बार का वेट नहीं करना है. पहली बार जब अनईज हो रहा है बाउंड्री सेट कर लेनी है कि आई एम सो सॉरी बट लेट मी टेल यू दैट पंक्चुअलिटी इज समथिंग व्हिच आई कैन कॉम्प्रोमाइज विद. सो एवरी टाइम यू, नेक्स्ट टाइम यू कम, प्लीज ट्राई टू बी इन टाइम. बजाय 5 बार देखने के कि ये रोज क्यों लेट आ रहा है. जरूरत आपको पहली बार ही कन्वे कर देने की थी, लेकिन आपने वेट किया कि पहले तो भर जाऊं मैं पूरी, पहले तो बबल बनाऊं पूरा का पूरा, फिर उसको बर्स्ट करूंगी और उसमें तो आवाज आती है. तो आपको बबल नहीं बनाना. आपको पहली बार में ही अपनी बॉडी देख लेनी है कि मैं अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही हूँ, क्योंकि वो बंदा टाइम से नहीं आया. तो आपको पहली बार बोल देना है कि आई एम सो सॉरी बट आई डोंट रियली कॉम्प्रोमाइज विद पंक्चुअलिटी. Please be on time. Similarly, honesty. I'm so sorry, but I think you are lying to me because I checked it with the other people and they told this to me. So next time, please try to be a little honest. बजाय 5 झूठ उन्होंने बोल दिए हैं, अब तो आपका पारा ही बढ़ गया है, अब तो आप फूलेंगे. तो check at the earlier stage when you are restless, uneasy. Don't wait for aggression. Aggression will always be violent. कोई भी इमोशन एक्सट्रीम होगा वो हमेशा वायलेंट होगा. पहली स्टेज पे आप उसको रोक सकते हैं, 5वीं स्टेज पे आप सिर्फ उसको कुछ नहीं कर सकते और आप तब रोकने की कोशिश करते हैं तब तो वॉल्केनो है, फूटेगा ही और आसपास की चीजें भी तबाह करेगा. तो आप कहते हैं कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें. कोई भी इमोशन, चाहे फियर भी है, कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें. तो कोई भी इमोशन सीधे फियर नहीं बनेगा, सीधे एंगर नहीं बनेगा, सीधे फ्रस्ट्रेशन नहीं बनेगा, सीधे एग्रेशन नहीं बनेगा. वो छोटे छोटे साइंस और सिम्टम्स आपको दिखाता रहेगा अर्ली स्टेज में. तो जैसे, सॉरी टू यूज दिस एग्जांपल, बट जैसे कैंसर फर्स्ट स्टेज में होता है तो ट्रीटेबल होता है. सेकंड थर्ड में आ जाता है, उसके बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते. मतलब चांसेस जो है धीरे धीरे कम होते जाएंगे. थर्ड तक और ज़्यादा सीवियर और क्रिटिकल होता जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट टू ड्रॉप इनटू लेवल 3. पहली बार में डायग्नोस करके और आपको उनको कम्युनिकेट कर देना है. और कम्युनिकेट करना, अपनी बाउंड्रीज और अपनी वैल्यूज कम्युनिकेट करना इज नॉट अ बैड हैबिट. It's a very good practice and you should always do it. So convey this to your beloved, probably to your friends, to your colleagues, to your managers, to anybody you feel like, कि very politely. क्योंकि बाद में जब बनेगा ना aggression, बाद में जब aggression बनेगा तो उसके बाद you will feel like अब तो फूटेगा, अब तो चिल्लाएंगे आप. It makes sense? तो अभी जो भी लोग आपको इरिटेट करते हैं, पता करने की कोशिश कीजिए कि वो आपको क्यों इरिटेट करते हैं और उनको आज कम्युनिकेट कीजिएगा कि देखो आप अपना ये वाला चीज़ जो है थोड़ा सा ठीक कर लो, ये मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. बात जिस भी तरीके से आप कम्युनिकेट करना चाहें कम्युनिकेट कर लीजिए. वेट मत कीजिए कि पहले भर जाऊँ मैं पूरा, उसके बाद करूँगा. भरने के बाद आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल से निकल जाएंगी और वो आपके लिए अच्छा नहीं है. अभी आज सिर्फ यही समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूरोलॉजिकल साइड ऑफ इमोशन. एक ट्रियून ब्रेन थ्योरी है जो कि मैकलीन ने दी है, पॉल मैकलीन. और आप सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप समझ भी पाएंगे और आप देखेंगे कि आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं. तो ब्रेन के 3 सेक्शंस उन्होंने डिवाइड किए हैं. ट्रियून थ्योरी है तो मतलब 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन. One is neocortex, another is limbic system, third is reptilian. Neocortex जो होता है आपके यहाँ पे होता है, फ्रंट 4
फोर ब्रेन यहाँ पे। जो लिम्बिक है वो बीच में होता है, जो रेप्टिलियन है वो पीछे होता है, ठीक है। अब देखिए ये काम क्या क्या करता है। जो नियोकॉर्टेक्स होता है ये आपके सारे रैशनल काम देखता है, लॉजिकल काम देखता है, इंटेलेक्चुअल काम देखता है। लैंग्वेज सीखनी हो, एब्स्ट्रैक्ट थॉट हो, इमेजिनेशन हो, कॉन्शियसनेस हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, सब कुछ जो है वो ये वाला नियोकॉर्टेक्स करता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई लैंग्वेज भी सीखते हैं, नई लैंग्वेज सीखते हैं, तो एक एज के बाद आप कहते हैं आप क्या सीखना, तो नियोकॉर्टेक्स, आपके नियोकॉर्टेक्स को डल होने की आदत हो गई है, क्योंकि एक एज के बाद आप इसको कंडीशन करते हैं और रीप्रोग्राम करते हैं, ये बोल के कि अरे अब तो एज हो गई है, आप कहाँ सीख पाएंगे। तो आपने उसको वैसे ट्रेन किया है, तो ये थोड़े टाइम के बाद आपका साथ देना छोड़ देता है। एक टाइम के बाद आपके लॉजिक्स भी इधर उधर होने लगते हैं। कुछ लोगों के बहुत शार्पन हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है अपनी अर्ली एज में भी, तो बाद में भी इनके बहुत ज़्यादा शार्पन होते हैं। तो ये नियोकॉर्टेक्स का काम है, जो सबसे पहला सेक्शन है ब्रेन का, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो है लिम्बिक सिस्टम, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले रेप्टिलियन ब्रेन जो पीछे होता है। रेप्टिलियन ब्रेन जो है इसमें कंपल्शन बिहेवियर, कंपल्शन बिहेवियर मतलब जिसकी आपको आदत ही हो गई है ना। हार्ट रेट, आप हार्ट को बताते नहीं ब्रीथ करना है, ब्रीदिंग आपको बताना नहीं पड़ता ब्रीथ करना है, आप गुस्से में होंगे तो भी ब्रीथ करेंगे, आप खुश होंगे तो भी ब्रीथ करेंगे अपने आप। बैलेंस कैसे करना है, कंपल्सिव बिहेवियर, जैसे आप यहाँ से अब जब शाम को घर जाएंगे तो आप राइड करते हुए जाएंगे, राइट, या स्कूटी चला के, बाइक चला के, गाड़ी से आप फोन पे बात कर रहे होगे फिर भी आप घर पहुंच जाओगे, राइट। आपका ध्यान तो नहीं था रास्ते पर, कुछ सोचते भी रहते हैं आप, फोकस तो आपका रास्ते पर अक्सर नहीं होता, कैसे पहुंच जाते हैं। कंपल्सिव बिहेवियर, रास्ता याद हो गया आपकी सेंसेस को, तो आपके कान ऑक्यूपाइड हैं तो आंखें जो हैं वो रोड पर हैं। अगर आंखें जो हैं वो भी ऑक्यूपाइड हैं, वैसे तो आंखें ऑक्यूपाइड करके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चलाएं, पर इन केस अगर कोई भी सेंस ऑक्यूपाइड है तो आपके ब्रेन को पता है, रेप्टिलियन ब्रेन को, कि रास्ता ये है, ऐसे ही चलाना है, ठीक है। तो आप रट लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें कंपल्सिव हो जाती हैं, है ना, जैसे कुछ खाते हैं उसके बाद जाना है, उठना है, पानी पीना, ये सारी कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं, ये आप रट लेते हैं, आपके ब्रेन को पता है, उनको खुद करना होता है। कंपल्सिव बिहेवियर जो है वैसे भी बिहेवियर डिसाइड करता है जो आप चाहते भी नहीं पर फिर भी याद हो गए, जैसे कि खाना खाने के बाद पानी पीना, है ना, या फिर कोई पानी पी रहा है उसको देखकर पानी पीना, कंपल्सिव, प्यास लग जाती है, कोई पानी पीता है उनको देखकर आपको प्यास लग जाती है, कंपल्सिव, ठीक है। ये अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन जो है ये आपका इमोशनल ब्रेन है, सारे इमोशंस आपके यहीं पर स्टोर हैं, ठीक है। आपका मेमोरीज ऑफ इमोशंस, हर इमोशन के साथ जो भी मेमोरी है यहाँ पे स्टोर है, इसीलिए जब आपकी किसी के साथ तू मैं हो जाती है आप उस इंसान को माफ ही नहीं कर पाते, चाहे उसने कितनी बार भी सॉरी बोल दिया हो, बिहेवियर भी सुधार दिया हो, पर मेमोरी स्टोर हो गई है ना इमोशन की, अब आप उसको इरेज नहीं कर पा रहे, इसलिए आप उसको माफ नहीं कर पा रहे। वैल्यू जजमेंट्स, ये देखना ये इंसान मेरे लिए ठीक है कि नहीं, ये इमोशंस डिसाइड करते हैं, गट फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आपका यही करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये दो चीज़ें हैं, ये जो है ये तो चलो काम कर रहा है अपने आप, इसको कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। ये रैशनल ब्रेन है, ये इमोशनल ब्रेन, कोई दिक्कत, ये रैशनल है और ये इमोशनल है, ठीक है। अब देखिए जो रैशनल ब्रेन है वो आपको हमेशा लॉजिक्स देगा, आपने कभी देखा होगा कि मेरा दिल तो ये कह रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है, ठीक है। तो उस वक्त आपका रैशनल और इमोशनल ब्रेन लड़ाई कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे बैलेंस नहीं बन पा रहा क्योंकि उसके थॉट्स ज़्यादा हो गए हैं, रैशनल ब्रेन के थॉट्स ज़्यादा हो गए, इमोशनल ब्रेन के कम हो गए, या रैशनल ब्रेन के पास डेटा ज़्यादा है, आपने उसको लॉजिक्स बहुत ही दे दिए हैं, और इमोशनल ब्रेन के पास कुछ है नहीं, तो वो लड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप बोल रहे होते हैं कि दिल मेरा कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका रैशनल ब्रेन डेटा दे रहा है, आपका इमोशनल ब्रेन फीलिंग्स और इमोशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट? Any doubt? ठीक है, यस। जो वाला ब्रेन है आपने कहा कि ये अपने आप को राइट करना, नई लैंग्वेज सीखने में या अलग डाटा, हाँ, ऊपर वाला नहीं, ये वाला। तो जैसे आपने आपको कॉन्शियस कर दिया और हम कुछ सीखना नहीं चाहते, तो इम्प्रूव करने के लिए कुछ
उसको इम्प्रूव करने के लिए ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करनी होती है और सारी रीप्रोग्रामिंग थॉट से शुरू होती है। आप उसको रीप्रोग्राम करते हो, थॉट्स उसकी चेंज करते हो। तो हमारा ब्रेन जो है उसकी शुरुआत थॉट से ही होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि दिमाग सोच रहा है ना, क्योंकि सोच रहा है, सोच को फिक्स करना है। तो एक थॉट आपको आज देनी है कि आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन। मैंने इसको खुद एक्सपेरिमेंट किया इस पर। आई स्टार्टेड लर्निंग जर्मन और मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहती थी उस दौरान। मैंने जर्मन कंप्लीट किया एंड थैंकफुली आई कंप्लीटेड माय A1 सर्टिफिकेशन टू चैलेंज माय ब्रेन कि मुझे ये बता रहा था कि अब मैं लैंग्वेज नहीं सीख सकती, तो मैंने चैलेंज किया देखने के लिए कि मैं उसको रीप्रोग्राम कर सकती हूँ क्या। तो मैं हर दिन जर्मन में कुछ सीखने की या बोलने की कोशिश करती थी और मैंने उसकी थॉट्स को चेंज किया एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माय जर्मन। मतलब पहले मैंने थॉट को चेंज किया, तो उसको बैकग्राउंड दिया कि क्यों नहीं सीख सकती, तुम तो सीख सकती हो, अभी तो तुम्हारी एज भी बहुत कम है, इतना ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है, लैंग्वेज में तुम बहुत अच्छी हो। तो मैं उसको रीजनिंग देती रहती थी। कौन से ब्रेन को? इसको रीजनिंग चाहिए होती है, इसको रीजनिंग नहीं चाहिए। like related to your head and this your heart. Yes. ये दिमाग है, ये दिल है। हम इसमें जिसके आपने थर्ड के अंदर स्लाइड में लिखा है नॉट अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ डिसीजन। मैंने वो करके लिखा है 95% ऑफ डिसीजन आर मेड। डिसीजंस आर मेड इन नियोकॉर्टेक्स एंड स्टिल इट इज नॉट प्राइमरी ड्राइवर ऑफ डिसीजन। ये जो है 95% इसको ठीक है। और कभी-कभी आपका जब ये वाला ब्रेन ऑक्यूपाई कर लेता है, मैं बताऊंगी आगे, एमिग्डाला हाईजैक होता है जिसमें ये पूरा सिक्रीशन कर देता है हार्मोन्स और सब कुछ ठप हो रहा है। जब आपको लगता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वो अलग सेक्शन है, उसको मैं भी टच नहीं करूंगी। यस रेप्टिलियन ब्रेन जो है वो आपका काम करता है कंपल्सिव बिहेवियर, जो आपको रट गया है। ये आपको हमेशा एक फ्रेश डेटा देगा। लिम्बिक इमोशनल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन इसको डेटा से मतलब नहीं होता। जैसे यूजुअली गर्ल्स जो होती हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी इमोशनल, तो ये लिम्बिक ब्रेन जो है वो गर्ल्स और वो वाला जो है अब तो सभी का डेवलप हो गया है, ठीक है, दोनों ही तरीके से। तो मैं स्टीरियोटाइप नहीं करूँगी, बट हाँ ये समझिए लिम्बिक ब्रेन इज योर इमोशनल ब्रेन एंड दिस इज योर रैशनल लॉजिकल ब्रेन। तो ये बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस की बाय डेनियल गोलमैन। यू कैन रेफर टू दिस। उन्होंने भी बताया कि हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक इमोशनल ब्रेन, एक रैशनल ब्रेन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं, एमिग्डाला हाईजैक। देखिए दो तरीके के इमोशंस हैं, हाई इंटेंसिटी इमोशन, लो इंटेंसिटी इमोशन। ये इमोशन याद रखिएगा, एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, लव, हेट, डिसगस्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, है ना। सर कह रहे थे कि हम एंगर की क्यों बात कर रहे हैं, तो अब हम सारे हाई इंटेंसिटी इमोशन की बात कर रहे हैं। चाहे वो पॉजिटिव ही है, लव पॉजिटिव ही है ना इमोशन, वो भी एक हाई इंटेंसिटी इमोशन। लो इंटेंसिटी इमोशन मतलब एनर्जी थोड़ी सी कम है, आप जब रिलैक्स होते हैं आपकी बॉडी जो है बड़ी रिलैक्स होती है, ठीक है। तो देखिए समझिए कि जो हाई कॉर्टेक्स में, मतलब ये कौन सा था, नियो कॉर्टेक्स, ठीक है। नियो कॉर्टेक्स में इन इमोशंस की वजह से ये जो इमोशंस हैं कौन कौन से, एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, लव एंड हेट, बोलिए ना आप लोग, याद हो गया आपको? एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, लव, हेट, ये आपके 5 हाई इंटेंसिटी इमोशंस हैं। अब ये 5 हाई इंटेंसिटी इमोशन आपको हमेशा आपको सेव, इमोशंस जो हैं वो अच्छे बुरे नहीं होते, इमोशंस जो हैं वो आपको हमेशा सेव करने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं कि यू आर इन डेंजर, ठीक है। आपको सेव करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे यू आर इन डेंजर एंड प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। इसीलिए आप कुछ करने लगते हैं, ठीक है, कुछ करने लगते हैं, आप उठ के चले जाएंगे, आप चिल्ला देंगे या आप कुछ करेंगे। और इन लव ऑल्सो यू फील लाइक हगिंग समबडी बिकॉज योर बॉडी नीड्स सम एक्शन फ्रॉम यू। तो हर इमोशन का एक एजेंडा होता है कि कुछ तो एक्शन लो, कुछ तो करो
कुछ तो करो, बैठे कैसे हो, ठीक है। तो ये जो हाई इंटेंसिटी इमोशन होते हैं जो कि एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, लव, हेट, डिस्गस्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, ये ब्रेन को बोलता है कुछ तो करो। अब ये इमोशंस है ना, तो इमोशंस जो है वो हाई कॉर्टेक्स में आ गए। हाई कॉर्टेक्स जो है वो डिसेबल कर देता है बाकी सारी फंक्शनैलिटीज। नियो कॉर्टेक्स जो है उसमें जैसे ही ये इमोशन जाते हैं और बहुत हाई इंटेंसिटी इमोशन है तो आपका ये जो सेक्शन है ये बाकी सेक्शंस को थोड़ा सा डिसेबल कर देता है। कंप्लीटली डिसेबल नहीं, रेप्टिलियन को तो आप कर ही नहीं सकते, वो तो कंपल्सिव बिहेवियर है। ब्रीदिंग और जो आपका हार्ट बीट है, कंपल्सिव बिहेवियर, वो तो आप कर ही नहीं सकते, वो तो आप करते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे अफेक्ट जरूर होता है। आपने देखा होगा आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपने देखा होगा आपकी ब्रीदिंग भी बढ़ जाती है, शैलो हो जाती है, डीप हो जाती है, उसको भी अफेक्ट तो करता ही। तो जैसे ही ये इमोशंस, और मैं सारे इमोशंस की बात कर रही हूँ, लव इज ऑल्सो एन हाई इंटेंसिटी इमोशन। सो रिमेंबर द टाइम्स व्हेन यू गेट अलॉन्ग विद योर वाइफ्स, विद योर स्पाउसेस, विद योर किड्स इवन, जब आप प्यार, आप उसको कडल कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को भी, अपने भाई बहनों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी, तो उस वक्त यू डोंट यूज योर ब्रेन्स एट ऑल, डू यू? यू फील लाइक नो, अभी नहीं, अभी हम लोग मी टाइम कर रहे हैं, अभी हमारा मी टाइम है बच्चों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ, तो आप उस वक्त ब्रेन नहीं यूज़ करते ना, या उस वक्त आपको याद आता है कि क्या टारगेट्स हैं और क्या कैलकुलेशंस नहीं आती, राइट? तो ये इमोशन जैसे ही आता है, हाई इंटेंसिटी इमोशन, तो ये सारी चीज़ों को डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल करने के बाद हम इसको कहते हैं एमिगडाला हाईजैक हो गया। अब आपका रेप्टिलियन ब्रेन तो ठीक है, नियोकॉर्टेक्स काम नहीं करेगा अच्छे से। नियोकॉर्टेक्स काम नहीं करेगा। नियोकॉर्टेक्स क्या करता है? लॉजिकल रीजनिंग आपकी काम नहीं करेगी, इसलिए आप जब भी गुस्से में होते हैं सारे आलतू फालतू काम कर देते हैं। और फिर 10 मिनट के बाद आपको याद आता है ये मैंने क्या कर दिया, नियोकॉर्टेक्स एक्टिवेट हो गया, ठीक है। जब भी आप फियर में होंगे कुछ ना कुछ आलतू फालतू काम कर लेंगे, 10 मिनट के बाद आपको लगेगा व्हाट डिड आई डू। सिमिलरली एक्साइटमेंट, खुश होते हैं तो भी कोई डिसीजन ले लेते हैं, एक्साइटमेंट है ना, तो कोई ना कोई डिसीजन ले लिया एंड देन यू रियलाइज इवेंचुअली अरे ये क्या कर दिया। सिमिलरली विद लव, वाइफ को मंगलसूत्र खरीद दिया, नेकलेस खरीद दिया, फिर लगा ये क्या किया, अभी तो नहीं होगा था ये, इतना तो बजट था नहीं, राइट। हेट, सिमिलरली हेट में भी यू फाइट विद पीपल, you develop a lot of hatred for no reason. Eventually you realize, जैसे सर ने कल कहा कि मुझे रियलाइज हुआ तो इतनी भी जरूरत नहीं है गुस्सा करने की, है ना। तो लेकिन एमिगडाला हाईजैक हो गया, कर दिया। डिस्गस्ट में भी ऐसा ही होता है, फ्रस्ट्रेशन में भी यही होता है। तो और मोटा आप ये समझिए कि जब भी एमिगडाला हाईजैक होता है, नेचुरल है, नॉर्मल है, आपको गिल्टी तो नहीं फील करना चाहिए, पर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। हम ह्यूमन से इसलिए एमिगडाला हाईजैक होता है, अगर नहीं हो तो दिक्कत है कि क्यों नहीं हो रहा, आपके इमोशंस ना चले गए, ठीक है। एमिगडाला हाईजैक सबको होता है, जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, जापान में अर्थक्वेक्स और सुनामी आता था, पहले तो बड़े परेशान थे, शहर तो नहीं छोड़ के, देश तो नहीं छोड़ के नहीं चले गए, सबने सेफ टू करना सीख लिया, सबने मैनेज करना सीख लिया, एंड दे आर स्टिल सर्वाइविंग, दे आर ब्यूटीफुल। मुंबई में भी ऐसे होता है, हर बार ऐसे होता है, बारिशें होती हैं, हर बार परेशान होते हैं, पर हर बार वो सेफ टू करना सीख जाते हैं। सो एक्सटर्नल इवेंट्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इंटरनल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एमिगडाला हाईजैक क्या करता है? Amygdala hijack occurs when any strong emotion like anger, fear, anxiety, or even extreme excitement impairs the prefrontal cortex, the part of the brain in the frontal lobe that regulates rational thought. तो उसको सुला देता है ये कि तुम काम करो, तुम सो जाओ, तुम ये काम करो, तुम सोई जाओ, अभी तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। तो डोंट फील गिल्टी अबाउट दैट एवर, बिकॉज दैट हैपेंस विद एवरीबॉडी। तो इसीलिए ऐसा होता है कि आप कोई डिसीजन ले लेते हैं पहले, तो बाद में रिग्रेट करते हैं और आप कहते हैं फिर क्यों ले लिया ये डिसीजन, मुझे नहीं लेना चाहिए, ले लिया आपने। अब ये बताइए आगे क्या करना है। ले लिया, डिसीजन को अंडो नहीं कर सकते, क्यों ले लिया, वो गिल्ट फील करने का एक तरीका है, गिल्टी फील नहीं करना। आगे क्या करना है आपको हमेशा वो डिसाइड करना है। 3 ही चीजें करेंगे आप एमिगडाला हाईजैक में, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। या तो आप एमिगडाला हाईजैक में जब इंटेंसिफाइड इमोशंस जो हमने पीछे डिस्कस किए, कौन कौन से थे? एक्साइटमेंट। इसमें आप 3 तरीके के काम करेंगे, या तो लड़ेंगे, फाइट, या उठ के चले जाएंगे, एस्केपिज्म, फ्लाइट,
या फ्रीज हो जाएंगे, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कई लोग, मुझे नहीं समझ आ रहा अभी क्या करना है। आप कहते होंगे ना मुझे नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्या करना है यहाँ पे, तो आई एम ब्लैंक। तो आपकी 3 अप्रोचेस होती हैं, तो आपकी कौन सी अप्रोच है? रिसेंटली कोई भी ऐसा हाई इंटेंसिफाइड इमोशन आपने एक्सपीरियंस किया हो, और हर बार ऐसा नहीं है हर बार आप फाइट करेंगे, हर बार आप फाइट करेंगे, हर बार आप फ्रीज नहीं, कभी फाइट करेंगे, कभी फ्लाइट करेंगे, कभी फ्रीज करेंगे, कभी फाइट करेंगे, कभी फ्लाइट करेंगे, कभी फ्रीज करेंगे। होता यही है, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं है। तो आप सोचिए लास्ट टाइम जब आप गुस्से में थे, स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, आपने इन तीनों में से क्या अप्रोच अपनाया? फाइट, कभी फ्लाइट, जैसे ऑफिस में कोई बात हो जाती है, आपको पता है यहाँ पे नहीं लड़ सकते, आप उठ के चले जाते हो, चुप हो जाते हैं, फ्रीज हो जाना, चुप हो जाना। सो ये 3 अप्रोचेस होती है एमिग्डाला हाइजैक, ठीक है? या तो फाइट करते हैं, या फ्लाइट करते हैं, या फ्रीज होते हैं, ठीक है? अब मुझे आप ये बताइए कि अगर एमिग्डाला हाइजैक हो जाता है, पहले इसको और अच्छे से कुछ फैक्ट्स समझते हैं। An amygdala hijack is an emotional response that is immediate, overwhelming and out of measure with the actual stimulus because it has triggered a much more significant emotional threat. इसने आपको बताना शुरू कर दिया है कि you are in danger, save yourself, save yourself, save yourself. उस वक्त आप कुछ भी कर देंगे खुद को सेव करने के लिए। तो जो हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा डैमेज हो गया है अंदर, जो इवेंट है उससे कई गुना ज़्यादा एग्जैजरेटेड वर्जन होगा हमेशा। इवेंट से आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो हमेशा एग्जैजरेटेड होगा। आपको लगेगा, एक सामने वाला कहेगा इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो। दैट्स हाउ द ब्रेन वर्क्स। ओवर रिएक्शन ही तो है एमिग्डाला हाइजैक। हाइजैक हो जाता है तो आप अपनी तरह थोड़ी ना बिहेव करेंगे। हाइजैक हो गया मतलब आप डिफरेंटली ही बिहेव करेंगे और एग्जैजरेटेड ही होगा, हमेशा एग्जैजरेटेड होता है। When you are in love also you feel exaggerated. आपको अचानक ही बहुत सुंदर लगने लग जाते हैं ना, अचानक बहुत हैंडसम लगने लग जाते हैं, सामने वाले को लगता है इतना भी कोई खास नहीं, बट यू फील बहुत ही सुंदर है, बहुत काइंड है, बहुत अच्छा है। और जब हेट्रेड होती है बहुत बुरा है, बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। एग्जैजरेटेड इमोशंस कभी नेचुरल या नॉर्मल नहीं होती। यस सर। ये तीनों जो पॉइंट्स आपने बताया है, फ्लाइट, फाइट एंड फ्रीज वाला, और इसमें चौथा जो ऑप्शन आता है, जैसे मेरे साथ कई बार होता है कि जब आपको एंगर बहुत ज़्यादा आता है तो आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, डिस्कस करने का ऑप्शन रख सकते हो कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, या वो फिर तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो कोपिंग मैकेनिज्म है, वो तो हाउ डू यू डील विद इट है। गुस्से में आप ये 3 चीज़ें ही करते हैं। फाइट वो तो आफ्टर सॉल्यूशंस की बात करें, ये तो सॉल्यूशन बता दिया। वो आपकी फाइट करने का तरीका होता है ना, वैसा नहीं कर सकते, चौथा ऑप्शन भी हम साथ में लेके चल सकते हैं। चौथा ऑप्शन तो सर हाउ टू मैनेज इमोशंस है। एमिग्डाला में तो इन तीनों में से कुछ चौथी चीज़ नहीं होती। जब आप ओवरवेलमिंग इमोशंस में हैं तो आप चुप हो जाएंगे ना, चुप हो जाएंगे, वो भी तो फ्रीज ही है। आपने उस वक्त तो डिस्कशन नहीं किया होगा ना 2-3 मिनटों के अंदर नहीं, सेम कंट्रोल किया आपने, हाँ, एंगर को बोल। तो दैट्स हाउ टू कोप विद दैट हाईजैकिंग। ये है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एमिग्डाला हाईजैक, जिसके बाद आपने रैशनल ब्रेन को स्पेस दिया है। कई बार ऐसा भी होता है आप एमिग्डाला हाईजैक को मैनेज करना सीख जाते हैं विद प्रैक्टिस। तो हो सकता है एमिग्डाला हाईजैक हुआ ही नहीं है, आपने विद प्रैक्टिस उसको काम डाउन कर दिया। जैसे मेरे को पहले गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, कई मतलब 1-2 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बट एट दिस टाइम मतलब मेरे को अगर कुछ गुस्सा भी आ रहा होगा तो मैं उसको डिस्कस करूँगा ना। तो आपने मैनेज कर लिया एमिग्डाला हाईजैक, यू हैव लर्न हाउ टू मैनेज। तो इसमें वो पॉइंट ऑप्शन नहीं होता है, वो उसको मैनेज करने का तरीका है। हाँ, बट इसमें जैसे तो आपने थोड़ी नहीं किया मैनेज, आप गुस्सा मैनेज करने का तरीका आपने ढूंढ लिया, इन्होंने थोड़ी ढूंढ लिया, इनसे आ गया, लेके आ गए, इनसे आ गया वो तरीका। तो आप लोगों की तरफ से क्या ही, आप तो घर की तरफ से कोई थी इधर से आप लोगों की तरफ नहीं आ जाएगा, थोड़ी बहुत 90% इधर ही। सप्रेस नहीं करना है, मैनेज करना है। एंड नो इमोशन इज सेम। इमोशंस आर इमोशंस, एवरी इमोशन हैज कम टू सेव एंड दैट्स ऑलवेज गुड। अगर देखिए ये आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल दैट नो इमोशन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। डे 1 पे हमने डिस्कस किया था
कि इमोशन नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इमोशंस नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते। हर इमोशन आपको सेव करने आया है, हर इमोशन आपसे एक एक्शन मांगता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये खिड़की नहीं होती, दीवार होती और आप यहाँ खड़े होते तो क्या आप नीचे कूद जाते? खिड़की होती तो कूद जाते? नहीं कूदते, क्यों? कौन सा इमोशन? फियर। तो फियर आपको बचाता भी तो है ना, जो एंगर है वो आपको बचाता भी तो है ना। एंगर जब आपको आता है, जब बच्चे ने कुछ बात गलत कर दी है तो आपको वो बचा रहा है ना, आपको ये एक्शन लेने के लिए बोल रहा है कि बच्चे को अभी संभालो, आगे चल के खराब चीज हो जाएगी। तो एंगर अच्छा भी तो है ना। तो नो इमोशन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हाउ डू यू चैनलाइज? बच्चे को पीट ही दिया आपने, अनमराई कर दिया मार मार के, इट इज नॉट गुड। इमोशन इज गुड, हाउ यू रिएक्टेड। इमोशन कंट्रोल्ड यू और यू कंट्रोल्ड द इमोशन। ये डिसाइड करेगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। इन्होंने कहा फियर आया, फियर जो है वो मुझे बूस्ट भी तो करेगा ना। फियर ऑफ लूजिंग अ जॉब विल ऑल्सो मोटिवेट यू टू वर्क बेटर एट वर्क प्लेस। पर वो इतना डोमिनेट नहीं होना चाहिए कि आप अपना 100% दे नहीं पा रहे। तो फियर शुड नॉट डोमिनेट यू और कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल एंड मैनेज फियर। तो आपके इमोशंस आपको अगर कंट्रोल करने लगेंगे तो आप फिर स्वे हो जाएंगे, आपको फिर इमोशनल बीइंग्स कहा जाएगा। बट द मोमेंट यू बैलेंस इट, दैट्स व्हेन यू आर इमोशनली बैलेंस्ड एंड इमोशनली इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अब से कभी भी आपको लगे कि एंगर बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, इसको तो जल्दी जल्दी निकाल दें। पहली चीज़ तो ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी चीज़, नो इमोशन इज नेगेटिव, नो इमोशन इज पॉजिटिव। जैसे मैरी कॉम का मैं हर बार एग्जाम्पल देती हूँ, एंगर था पर उन्होंने चैनलाइज ठीक तरीके से कर लिया ना, तो वो तो पॉजिटिव ही हो गया उनके लिए, ठीक है। एलॉन मस्क है, फेलियर था, डिप्रेशन था, चैनलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर दिया एंड नाउ ही इज देयर। अब्राहम लिंकन का हमने डिस्कशन किया, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, and then he channelized it and that is, we all can see who he was and how he evolved. तो आपके जो भी इमोशन है उसको कभी भी कैटेगरीज में नहीं डालना। कैटेगरीज में आपको खुद को भी नहीं डालना कि आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई एम वेरी शाई, आई एम वेरी अग्रेसिव, आई एम वेरी फियरफुल। नो, स्टेट्स होती हैं, पर्सनालिटीज नहीं होती फियरफुल। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज नहीं होती, इंट्रोवर्ट आपकी स्टेट होती है कि इस मोमेंट पे यू डिसाइडेड टू गो इनसाइड यू एंड नॉट टॉक टू एनीबडी, दैट्स अ स्टेट, not a personality. You are shy, not with everybody. That's a state. Being shy is a state. It's not a personality type. Yes, sir. कभी भी कुछ सिचुएशन में आप किसी के सामने होते हो, उसमें कोई भी इंसिडेंट अगर होता है, ये इमोशन ही आया उस इंसिडेंट पर आपका जो बिहेवियर रहता है उसी के आधार पर सामने वाले आपके कैरेक्टर के बारे में सोचने में जजमेंट कर जाते हैं कि यार ये तो है। और ये क्वाइट ओपन होता है, आपके साथ ही रहा हुआ सामने वाले सोच लिया। सो तो मुझे लगा ये इतना इम्पोर्टेंट होता है इसको मैनेज करना, अदरवाइज हर व्यक्ति आपके बारे में गलत चीज़ सोचेगा जबकि आपकी पर्सनली ट्रेट्स है ही नहीं। इसीलिए हर इमोशन को कंट्रोलिंग मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई फील लॉट, क्योंकि मैं कनेक्ट कर सकता हूँ बहुत सारी बातें से। उस टाइम पर अगर ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता, जबकि वो मेरा ओरिजिनल ट्रेट है ही नहीं, मैं ओरिजिनली वैसा हूँ नहीं, लेकिन सामने वाले ने वैसा परसीव कर लिया। सो इट इज रियली गुड कि हमने जो अभी जोहारी विंडो किया ना सर, जोहारी विंडो विल ऑलवेज हेल्प यू टू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर पीपल। जो आप हैं और जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं उसमें जोहारी विंडो आपको हेल्प करेगा। हम इसको कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जोहारी विंडो में क्या होता है, जैसे आप हैं वैसे ही आप पोर्ट्रे करते हैं, तो आपका ओपन एरिया जो है वो बड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो आपका हिडन और आपका ब्लाइंड एरिया कम होता जाएगा। लोग गलत तरीके से परसीव तो सर लोग माता सीता, श्री राम, उनके लिए भी हम बातें करते हैं, हम आज भी बातें करते हैं महात्मा गांधी जी के लिए जो इतने सारे काम किए। तो परसीव लोग क्या करते हैं, दैट्स नॉट, हम पढ़ेंगे इसको कल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। तो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस तो बहुत बड़ा है ना। लोग मुझे कहते हैं कि यू आर स्टूपिड, that's their way of looking at it. For example, अगर मैं ये तो नहीं करूँगी ना कि I want to wash off their definition of my personality, मैं क्या करूँगी, I will work on myself, I will not work on their perceptions and their realities. आपको कोई शाय कहता होगा, कोई इंट्रोवर्ट कहता होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट कहता होगा, आपका कंसर्न ये नहीं है। आपका कंसर्न ये है कि who you are as a person.
मेजॉरिटी ऑफ आप अपनी टीम जो लोग आपको जानते हैं उनके साथ कैसे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कैसे हैं, दैट्स वेरी जिनके साथ आप एक्चुअली टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ आप 10 मिनट के लिए मिले हैं और उन्होंने आपकी ये पर्सनालिटी परसीव करी है कि ही इज़ वेरी शाय, लेट्स से, तो अब आप क्यों उनके लिए 10 मिनट की इंटरेक्शन के लिए आप खुद को क्यों बदलेंगे? 10 मिनट में तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना। हर इंसान, जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तुम जिसको भी देखो कई बार देखो, तो 10-20 आदमी हम सब में होते हैं, हम कितनी बार देखेंगे, हर बार एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो हमें लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में बिल्कुल काम नहीं करना, हमें सिर्फ ये काम करना है कि एम आई ट्रू टू माई सेल्फ, एम आई 1 पर्सन और 2 पीपल इनसाइड, मेरे अंदर 2 लोग हैं या एक ही है। तो जो आप कर रहे हैं वो आपके कैरेक्टर में आ जाना चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग, ठीक है। और बाकी लोग हम सच में ही नहीं उसको वॉश ऑफ कर सकते, परसेप्शंस और रियलिटीज। ओके, सो आई थिंक वी विल नॉट टॉक अबाउट इट मच, वी हैव डन इट वेल। फाइट, फ्लाइट और फ्रीज आप अपनी हमेशा अप्रोच देखने की कोशिश कीजिएगा। क्विकली इसको कर लेती हूँ एमिगडाला को। एमिगडाला जो है वो 6 सेकेंड्स में डिसिपेट हो जाता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो 6 सेकेंड्स में डिसिपेट हो जाते हैं। आपको कोई ट्रिगर हुआ और 6 सेकेंड के अंदर आप बर्स्ट आउट हो गए, ठीक है। आपके पास कम 6 सेकेंड्स में उसको रोकना वैसे तो मुश्किल होता है, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आप बॉडी देख के समझ जाएंगे कि एमिगडाला हाईजैक हो चुका। अब मैं गुस्सा करूँगा या तो फाइट या फ्लाइट या फ्रीज। तो जैसे आपने कहा कि मुझे पता चल जाता है, आपने कहा ना, तो आपको पता चल जाता होगा, यू आर वेरी अकस्टम टू योर बॉडी कि एमिगडाला हाईजैक हो गया, अब मुझे उठ जाना चाहिए, क्या मुझे बात कर लेनी चाहिए। एमिगडाला हाईजैक जब भी होगा तो द पर्सन मे नॉट बी एबल टू डेवलप अ रैशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि रैशनल वाला ब्रेन तो सो गया ना, तो वो नहीं कर पाएगा। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एमिगडाला हाईजैक इंक्लूड अ रेसिंग हार्ट बीट, स्वेटी पाम्स एंड द इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली। क्लाउड बन जाता है। इसलिए जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको घर की चीज़ें भी नहीं दिख रही होती, आप ठोकते हुए चलते हैं, कभी सोफे से टकरा गए, कभी बेड से टकरा गए। सेंसेस ही काम नहीं कर रहे, रैशनली आपका काम नहीं कर रहा। When a person feels stressed or afraid, the amygdala releases stress hormones that prepares the body to fight a threat or flee from the danger. Common emotions that trigger this response include fear, anger, anxiety, and aggression, even love and excitement. ठीक है, that's it about. जब एमिगडाला हाईजैक होता है तो अपना लॉजिकल माइंड तो काम ही नहीं करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए माइंड को कैसे मिलेगा इस चीज़ को कंट्रोल करना? ये हम कल सीखेंगे। सब आज करेंगे तो फिर आप कल बुलाएंगे। आप बोलेंगे सो गए, आप तो सब सीख गए। एमिगडाला हाईजैक आप सोचिएगा, आपके पास टाइम है 24 नहीं, बहुत सारे दिन 21 को है एक सेशन। तो आप सोचिएगा कि एमिगडाला हाईजैक मेरे साथ होता है तो मैं कैसे काम करूँगा। एक हिंट देती हूँ मैं आपको, 10 सेकेंड तक आपका एमिगडाला काम कर रहा होता है और वो 10 मिनट तक रहता है। एमिगडाला हाईजैक 10 मिनट तक रहता है, 10 से 15 मिनट कभी किसके पास। उन 10 से 15 मिनट में आप क्या क्या करते हैं वो सब कुछ, तो आप अपनी बॉडी को देखकर ये डिसाइड करेंगे कि फाइट, फ्लाइट और फ्रीज नहीं करना, एमिगडाला हाईजैक हो गया है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही ये सारी चीज़ें आएंगी कि मुझे अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करके ये देखना है एमिगडाला हाईजैक हो गया बस। देखिए, गॉड फॉरबिड अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक हो जाए, उसको चेस्ट में पेन होगा ना, चेस्ट में पेन होगा, आप दिमाग तो नहीं काम कर रहा, चेस्ट में पेन होके तो इमोशंस, एमिगडाला हाईजैक तो वो भी है, तो क्या वो ये कहेगा कि मुझे डॉक्टर के पास हाथ लेके जाओ? फाइट, फ्लाइट और फ्रीज में उसको ये तो पता रहेगा ही ना कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस हो गया तो डॉक्टर के पास जाना ही है, ठीक है। जबकि एमिगडाला हाईजैक का मोमेंट है वो भी जब आपको हार्ट स्ट्रोक, गॉड फॉरबिड किसी को भी होता है, तो उसमें क्या होगा कि उस वक्त उनका एमिगडाला हाईजैक ही होगा, पर वो अपने रैशनल ब्रेन को डिलिबरेटली ज़बरदस्ती एक्टिव रखते हैं, ठीक है। और कुछ तो होता है ना जिसमें आपको सोने भी नहीं दिया जाता कि आप सोना नहीं, जगा के रखना है पेशेंट को। जब सांस काट जाता है तो आपको कहा जाता है जगा के रखना है, तो आपके रैशनल ब्रेन को एमिगडाला हाईजैक तो हो गया, लेकिन आप रैशनल ब्रेन को तो यही सिखाते हो ना, जागना है, सोना नहीं है, जागना है। तो आपको नींद आ रही है फिर भी आप जबरन फाइट कर रहे हो, राइट। तो ये ऐसे इतने क्रिटिकल एफर्ट्स करने हैं हम, इतने इंटेंस एफर्ट्स करने हैं कि एक ब्रेन कुछ और कह रहा है पर दूसरे ब्रेन को खींच के रखना है कि नहीं। जैसे जिम जाना होता है,
तो हमारा इमोशनल ब्रेन तो कहता है रहने दो आज नहीं जाके बहुत सही, पर आप खींच के उसको बाहर निकालते हैं ना कि नहीं जाना पड़ेगा, हेल्थ टॉस पर चल रही है, ऐसी खींचातानी करते रहनी है हमको। और इवेंचुअली 21 डेज हैबिट, उसके 21 डेज यू डेवलप अ बिहेवियर, देन कैरेक्टर। सो ऐसे ही करना है। Any questions so far? Yeah, that is the only homework. आपको ये complete करना है। 15 characteristics और traits लिखने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा resonate करते हैं। MBI जो है वो complete करना है, scoring भी complete करनी है और खुद ही self analysis करना है। वो आपके analysis के लिए है कि burnout आपको कितना feel होता है। उसमें लिखा हुआ है self explanatory है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और नेक्स्ट सेशन में प्लीज आप सब टाइम से आइएगा। 8 o'clock हम शुरू कर देंगे ताकि 10 o'clock तक हम लोग कंप्लीट कर दें। आप आज आते रहेंगे कुछ धीरे धीरे, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज मेक श्योर दैट यू कम। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, क्लैप फॉर योरसेल्व्स, यू डिड अ ग्रेट जॉब। एंड कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू टुडे? सेल्फी ले ऐसे Can you all come here probably? नमस्कार, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो अपने सपनों के बारे में है। एक लड़का था, बड़ा ही छोटा सा, 8 साल की उम्र थी उसका। जब वो पैदा हुआ तो अनफॉर्चुनेटली बायां हाथ नहीं था, लेफ्ट हैंड वाज नॉट देयर। बट बचपन में उसने एक सपना देखा। सपना था उसका कराटे एक्सपर्ट बनना, लेकिन चूंकि उसका हाथ नहीं था तो कोई भी टीचर उसे कंसिडर नहीं करता था। वो कहते थे नहीं, तुम्हारा तो हाथ नहीं है, लेफ्ट हैंड के बिना तुम कराटे में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। हमारे सपने अक्सर हमें दर दर घुमाते हैं और जब तक पूरे ना हो जाएं तब तक सोने भी नहीं देते। उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही रहा। वो जगह जगह तलाशा, लेकिन बार बार जब उसे रिजेक्शन मिला, टीचर्स ने मना कर दिया, तो उसे लगा शायद अब इस ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, शायद ये सपना मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। वो ऑलमोस्ट निराशा के एक ऐसे गहरे कुएं में गिर गया था जहाँ से वापस निकलना पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर उसे किसी ने बताया कि पहाड़ पर एक गुरुजी रहते हैं, लगभग 80 साल उम्र है, थोड़े से गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हें अपना शिष्य बना ले। पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई भी शिष्य नहीं बनाया है, कोई भी डिसाइपल नहीं बनाया। वो बच्चा बड़ा उम्मीद से उनके पास गया। पहाड़ पे चढ़ना उसके लिए बड़ा टफ था, लेकिन उसने वो सारा स्ट्रगल किया कि एक बार और मैं दरवाज़ा खटखटाऊँ, यू नेवर नो कि कौन से रोड पर हमें अल्टीमेटली डायमंड मिल जाएगा। वो उस टीचर्स के पास गया और उससे एक ही बात बोली, सिंगल सेंटेंस में, बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ, कि मुझे एक कराटे एक्सपर्ट बनना है। टीचर ने उसे देखा और कहा हो जाएगा। उस बच्चे की तो आंखों में लिटरली आंसू ही आ गए। उसे लगा कि जहां सारे जगत ने उसे ठुकरा दिया था, पहली बार कोई मिला है जो कह रहा है कि हाँ तुम्हारा सपना मुमकिन है, पॉसिबल है, तुम जीत सकते हो। लेकिन वो कुछ सोचता, कुछ कहता, उससे पहले टीचर ने कहा लेकिन एक शर्त है। बच्चा तो अभिभूत था, एकदम मेस्मराइज था। उसने कहा आपकी सभी शर्तें मुझे मंजूर है। तो टीचर ने कहा पहले सुन तो लो, मेरी शर्त ये है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना है और उस पर कोई सवाल नहीं करना है। बच्चा तैयार हो गया। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। टीचर ने उसे एक लकड़ी के लट्ठे पे एक पर्टिकुलर दाव खेलना सिखाया जिसमें उसका राइट हैंड यूज आता था। दैट्स इट। टीचर ने उसे प्रैक्टिस करने को दिया। लड़के ने बड़े खुशी से उस दिन प्रैक्टिस की। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 1 महीना बीत गया, पर टीचर ने कुछ और उसे सिखाया ही नहीं। सिर्फ वही एक मूव, वही एक दाव सिखाते रहे। लड़का थोड़ा सा रेस्टलेस हो गया कि गुरुजी आप मुझे कराटे के बाकी दाव पेच, बाकी गुर, बाकी टैक्टिक्स नहीं सिखाएंगे? तो टीचर ने बोला तुम्हें याद है मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला था? जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना है और कोई सवाल नहीं करना। बच्चे ने कहा ठीक है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए।
उस सिंगल उसी दाव को उसी टैक्टिस को ही प्रैक्टिस कर रहा था। कहीं ना कहीं हल्का सा फ्रस्ट्रेशन था और गुस्सा आ रहा था कि गलत टीचर तो मैंने नहीं चुन लिया, एम आई वेस्टिंग माई टाइम। लेकिन उसने अल्टीमेटली खुद की गट फीलिंग पे और टीचर पे ट्रस्ट किया। टीचर ने एक दिन सुबह 5वें महीने के फर्स्ट डे उसे आके कहा कि अब तुम्हारा एक कंपटीशन है, उसमें तुम्हें भाग लेना है। तो वो सरप्राइज रह गया कि सर आई एम नॉट रेडी, वहाँ पे मेरी बहुत बुरी पिटाई होगी कि नहीं तुम्हें चलना होगा। वो पहले कंपटीशन में गया और गेस व्हाट, वो बुरी तरह से हार गया। रीज़न ये था कि सामने वाले ने उसको उसके राइट हैंड को ब्लॉक कर दिया, राइट हैंड को पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई हुई। तो उसने टीचर को आके कहा कि सर मैंने आपको पहले ही कहा था मैं तैयार नहीं हूँ, आपने मुझे ज़बरदस्ती पिटने के लिए भेजा। तो टीचर ने कहा जो रोज़ मूव तुम प्रैक्टिस करते थे घर पे, क्या तुमने यहाँ चलाया? तो बच्चे को एकदम सरप्राइज़ हुआ कि नहीं, वो तो मैं चला ही नहीं पाया। कि राइट, तुम वहाँ मिस कर गए, दोबारा कोशिश करो। 2 दिन बाद दूसरे कंपटीशन में गए और अल्टीमेटली अनबिलीवेबली इस बार वो कंपटीशन जीत गया। पहले ही 5 सेकंड में वो मूव लगाया, उसने दायां हाथ चलाया और वो जीत गया। ऐसा बार बार हुआ। 7वें दिन एक और कंपटीशन था, 10वें दिन एक और था। अल्टीमेटली स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ऐसे 3 टफ मूव पार कर दिए उसने। और एक दिन वो भी आया जब कराटे चैंपियंस का विश्व रिकॉर्ड जहाँ बनता है वो वाला कंपटीशन था। उसे लगा शायद आज मैं हार जाऊँगा, बट अपने गुरु पे उसने भरोसा रखा और वही टैक्टिक दोबारा यूज़ करी। एंड यू सी, वो जीत गया। सब लोगों ने उसे अपने कंधे पे उठाया, कहा ये विश्व इतिहास में पहली बार है कि एक बच्चे के बायां हाथ नहीं है, फिर भी वो जीत गया। वो अपने गुरु के घर गया और पूछा कि वो सीक्रेट मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ, मैं जीत क्यों गया। मुझे बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो कुछ मुझे लगा था लाइफ में नहीं मिल सकता वो आपने दिलवाया। गुरु ने कहा इसमें कोई राज की बात नहीं है, मैंने कहा था तुम्हें वही करना जो मैं कहूँ और कोई सवाल नहीं। उसका कारण ये है कि पूरी कराटे की बुक्स में, पूरे रूल्स में सिर्फ एक यही दाव ऐसा है जिसकी जिसको काटने के लिए जो दूसरे जो अपोनेंट है उसको आपका लेफ्ट हैंड पकड़ना पड़ता, जो कि आपके पास था ही नहीं। मैंने अल्टीमेटली और कुछ नहीं किया, तुम्हारी वीकनेस को ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बना दिया। आइए हम सब वही सफ़र शुरू करें जिसमें अपनी वीकनेस को हम अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना टाइम मुझे दिया। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।